नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 16 जनवरी 2026 के दैनिक समसामयिकी डाइजेस्ट यानी डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट में। आज का ये सत्र सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम केवल खबरों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनका गहरा विश्लेषण करेंगे ताकि आप मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बेहतर उत्तर लिख सकें। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए 6 बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैश्विक प्रौद्योगिकी की दुनिया में हो रहे एक बड़े बदलाव की, जिसे पैक्स सिलिका का नाम दिया गया है। हम जानेंगे कि अमेरिका के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में भारत कहां खड़ा है। इसके बाद हम भारत की जैव सुरक्षा यानी बायोसिक्योरिटी में एक ऐतिहासिक कदम की चर्चा करेंगे। गुजरात में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 लैब का बनना। तीसरा मुद्दा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है, जहां हम सड़क दुर्घटनाओं के चौंकाने वाले आंकड़ों और समाधान के ब्लूप्रिंट को देखेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के खंड में हम भारत यूरोपीय संघ यानी EU व्यापार वार्ता की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। सामाजिक नीति में हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, मनरेगा बनाम VB ग्राम विधेयक और इसका ग्रामीण महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। और अंत में हम बदलती हुई दुनिया में भारत की विदेश नीति के पुनर्निर्धारण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पेन और पेपर तैयार रखिए और शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं पैक्स सिलिका की। ये शब्द सुनने में नया लग सकता है, लेकिन 2026 में ये भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। पैक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शांति, और सिलिका सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर चिप्स को दर्शाता है। सरल शब्दों में कहें तो पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाला एक ऐसा गठबंधन है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सीधा उत्तर है चीन। पिछले एक दशक में चीन ने चिप्स, महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। अमेरिका ने इसे एक रणनीतिक जोखिम माना, इसीलिए एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने पैक्स सिलिका पहल शुरू की। इसका मुख्य लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और विश्वसनीय तकनीकी भागीदारों का एक नेटवर्क बनाना है। अब सवाल यह है कि इस गठबंधन की संरचना क्या है। इसमें हर देश की एक विशिष्ट भूमिका है। जापान और दक्षिण कोरिया चिप प्रौद्योगिकी में माहिर हैं। नीदरलैंड्स के पास चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे उन्नत मशीनें हैं। ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रक्षा तकनीक में योगदान दे रहा है। तो फिर भारत की भूमिका क्या है? भारत को इस गठबंधन में एक बड़े बाजार और रणनीतिक स्थान के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन हमें यहाँ एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। भारत अभी इस गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर रहा है। हमारे पास अभी भी उन्नत चिप्स और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता का अभाव है। हम एक भागीदार हैं, लेकिन लीडर नहीं। भारत के लिए आगे की राह क्या है? अगर भारत को वास्तविक रणनीतिक शक्ति हासिल करनी है तो हमें केवल उपभोक्ता बनकर नहीं रहना होगा। हमें चिप्स, खनिजों और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश करना होगा ताकि हम सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकें। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की ओर, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक मील का पत्थर है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जैव सुरक्षा यानी नेशनल बायोसिक्योरिटी की। भारत सरकार ने गुजरात में देश की पहली राज्य वित्त पोषित यानी स्टेट फंडेड BSL-4 लैब स्थापित करने की पहल की है। BSL का अर्थ है बायोसेफ्टी लेवल। BSL-4 दुनिया का सबसे उच्चतम सुरक्षा स्तर है। ये लैब उन रोगजनकों यानी पैथोजेंस का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है जो मनुष्यों के लिए घातक हैं और जिनका कोई इलाज या टीका आसानी से उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए निपा वायरस, एबोला और मार्बर्ग वायरस। इस लैब के महत्व को समझने के लिए हमें इसके वैश्विक संदर्भ को देखना होगा। 2026 तक पूरी दुनिया में केवल 69 BSL-4 लैब परिचालन में हैं। भारत में अब तक केवल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV में ऐसी सुविधा थी। गुजरात में बनने वाली ये लैब भारत की दूसरी नागरिक सुविधा होगी और किसी राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और नियंत्रित होने वाली पहली लैब होगी। ये लैब 362 करोड़ रुपए की लागत से 11,000 वर्ग मीटर में बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जूनोटिक रोगों के प्रकोप पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है। जूनोटिक रोग वे होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं। जैसा कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा, ऐसी महामारियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। आइए संक्षेप में समझें कि इस लैब में किन खतरों का अध्ययन किया जाएगा। निपा वायरस जो संक्रमित फलों या चमगादड़ों से फैलता है। इबोला और मार्बर्ग जो संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों से फैलते हैं। क्रीमियन कॉन्गो रक्तस्रावी बुखार जो टिक्स के काटने से होता है और लासा बुखार जो चूहों से फैलता है। इन सभी बीमारियों में मृत्यु दर बहुत अधिक है और इनका सुरक्षित अध्ययन करने के लिए BSL-4 जैसी ही अति सुरक्षित सुविधा की आवश्यकता होती है। ये लैब भारत को भविष्य की महामारियों से लड़ने के लिए तैयार करेगी।
अगला विषय हमारे दैनिक जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है, सड़क सुरक्षा। 2026 में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं केवल ड्राइवर की गलती नहीं है, बल्कि ये एक प्रणालीगत विफलता है, सिस्टेमिक फेलियर है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि 58% घातक दुर्घटनाएं बार बार उन्हीं स्थानों पर होती हैं जिन्हें हम क्रैश प्रोन या ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि समस्या सड़क की बनावट में है, ना कि केवल चलाने वाले में। इससे भी गंभीर बात यह है कि 59% मौतें बिना किसी यातायात नियम के उल्लंघन के हुई हैं, यानी पीड़ित ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, फिर भी खराब सड़क डिजाइन के कारण उसकी जान गई। इसके अलावा 53% मौतें शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच होती हैं, जो खराब रोशनी और ड्राइवरों की थकान का संकेत देती हैं। 72% मौतें आमने सामने की टक्कर, पीछे से टक्कर और पैदल चलने वालों के हादसों के कारण हुई। इस संकट से निपटने के लिए एक 4 आयामी समाधान ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। पहला, ज्ञात खतरनाक क्षेत्रों पर ध्यान दें। खराब सड़क डिजाइन को ठीक करना, रोशनी और साइन बोर्ड में सुधार करना और डिवाइडर की मरम्मत करना अनिवार्य है। दूसरा, बेहतर प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट। केवल चालान काटना काफी नहीं है, पुलिस को खतरनाक स्थानों पर जांच बढ़ानी होगी और गति को नियंत्रित करना होगा। तीसरा, बेहतर आपातकालीन देखभाल, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। अधिक एम्बुलेंस और अस्पतालों की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। चौथा, बेहतर समन्वय। पुलिस, सड़क निर्माण एजेंसियां और अस्पताल, इन तीनों को अलग अलग काम करने के बजाय मिलकर काम करना होगा। जब तक हम इसे एक इंजीनियरिंग समस्या के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक केवल चालान काटने से जानें नहीं बचेंगी। अब हम रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। भारत और यूरोपीय संघ ईयू के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता एफटीए वार्ता अब अपने अंतिम चरण में है। 2026 की भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने इस समझौते को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध और भारत पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव ने भारतीय निर्यातकों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में भारत के लिए अपने व्यापार में विविधता लाना एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। हम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। वार्ता की प्रगति काफी सकारात्मक है। कुल 24 अध्यायों में से 20 पर बातचीत पूरी हो चुकी है। दोनों पक्ष शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए दैनिक आधार पर बैठकें कर रहे हैं। इस सौदे के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है। लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कृषि का है। यूरोपीय संघ भारत से शुल्क मुक्त कृषि उत्पादों की मांग कर रहा है, जो भारतीय किसानों के लिए संवेदनशील मुद्दा है, विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम उत्पादों को लेकर। दूसरा बड़ा मुद्दा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम। ये यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया एक कार्बन टैक्स है। इससे भारत के स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात महंगे हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप का कहना है कि इनका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तीसरा मुद्दा ऑटोमोबाइल का है। जर्मनी जैसे देश अपनी कारों के लिए भारतीय बाजार में आसान पहुंच चाहते हैं, जिसका भारतीय कार निर्माता विरोध कर रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि इन 3 मुद्दों के समाधान के बिना अंतिम समझौता मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्षों के लिए ये सौदा अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। सामाजिक नीति के क्षेत्र में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस है मनरेगा यानी MGNRAGA बनाम प्रस्तावित VB ग्राम विधेयक के बीच। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ने पिछले 2 दशकों में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। आंकड़े गवाह हैं, 2008-9 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% थी, जो 2024-25 तक बढ़कर 57.94% हो गई। इसने महिलाओं को घर के पास काम दिया, क्रैच जैसी सुविधाएं दी और सबसे बड़ी बात, पुरुष परिवार के सदस्यों पर उनकी वित्तीय निर्भरता को कम किया। इसे सम्मानितजनक कार्य यानी डिसेंट वर्क माना गया। लेकिन अब सरकार VB ग्राम विधेयक लाने पर विचार कर रही है और आलोचकों का कहना है कि ये महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण से 3 बड़े खतरे सामने आते हैं। पहला, कार्य गारंटी का अंत। मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, जबकि VB ग्राम एक योजना मात्र हो सकती है। इससे काम की उपलब्धता सिकुड़ जाएगी और ये सशर्त हो जाएगी। दूसरा, कमजोर सौदेबाजी की शक्ति। अगर सरकारी काम की गारंटी नहीं होगी तो महिलाएं वापस अनौपचारिक कृषि श्रम या जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होंगी, जहां मजदूरी कम और शोषण ज्यादा है। तीसरा, बढ़ी हुई निर्भरता। निम्न जाति समुदायों की महिलाओं की जमींदारों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि कोई भी नीति केवल आर्थिक नहीं होती, उसका सामाजिक प्रभाव गहरा होता है। क्या हम दक्षता के नाम पर समानता से समझौता कर रहे हैं? ये प्रश्न विचारणीय है। आज के बुलेटिन के अंतिम खंड में हम भारत की विदेश नीति पर एक रणनीतिक दृष्टि डालेंगे।
2026 की दुनिया 2020 की दुनिया से बहुत अलग है। अमेरिका और चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत को अपनी विदेश नीति का पुनर्निर्धारण करना पड़ रहा है। पुराने गठबंधन कमजोर हो रहे हैं और नए हित सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए 4 सूत्रीय रणनीतिक खाका प्रस्तावित किया गया है। पहला सूत्र, यथार्थवादी बने, भावुक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वादों का कोई मूल्य नहीं होता, केवल हितों का होता है। हमें अमेरिका या रूस के बयानों पर नहीं, उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सूत्र, बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के लिए तैयार रहें। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हम अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी देश हमारी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, घर पर मजबूत बने। विदेश नीति की असली ताकत घरेलू अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमता से आती है। जब तक हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हमारी कूटनीतिक आवाज कमजोर रहेगी। चौथा सूत्र, कई साझेदारियां बनाएं। केवल अमेरिका पर निर्भर न रहें। यूरोप, आसियान और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ गहरे संबंध बनाना हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। निष्कर्षतः 2026 में भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र गुटनिरपेक्षता नहीं, बल्कि बहुसंरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था 16 जनवरी 2026 का विस्तृत विश्लेषण। चाहे वो तकनीक का युद्ध हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर हमारी सड़कों की स्थिति, हर मुद्दा एक दूसरे से जुड़ा है और भारत के भविष्य को आकार दे रहा है। आशा है कि आज का ये सत्र आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगले सत्र तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।